डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए आज मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो 2024 आईआईटी एडवांस में पूछा है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस डिस्कशन आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। और फर्दर आज देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लें और आपको वो क्वेश्चंस काफ़ी ईज़ी लगेंगे। अ, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा-सा भी पेशेंस के साथ अगर अ, बनाना शुरू करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चंस लग जाएँगे। ठीक है? तो आईआईटी के नाम पे आईआईटी एडवांस के नाम पे डरने की ज़रूरत नहीं है ना? देखिए जैसे कि थर्मल फिज़िक्स से एक क्वेश्चन पूछा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, वह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है? एंड इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला C इक्वल टू kT, ठीक है? वेयर K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ सुटेबल डायमेंशंस इन SI यूनिट्स, सही बात है, एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके? If the heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance from minus 70 degrees centigrade to 27 degrees centigrade is Nk, then value of N is what? यानी कि आपको ये बता दिया है कि इस टेम्परेचर से T1 से T2 तक अगर आप जाते हैं तो वो Nk है, कितना हीट आपको ज़रूरत पड़ेगा और उसका वैल्यू हमें बताना है। जबकि यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, C इज़ द फंक्शन ऑफ Kt। मतलब आपको यह देखना पड़ेगा कि सी का जो एक्चुअल फ़ॉर्मूला है वो क्या है और उस आधार पे आप आगे इस क्वेश्चन को लीड कर सकते हैं। देखते हैं, हम इन जनरल जो फ़ॉर्मूला जानते हैं सी का, वो क्या जानते हैं? सी इक्वल टू टी बाय एम डी टी। यहाँ पे एम जो है सब्सटेंस का मास है जिसका आप एनर्जी डी क्यू से बढ़ाना चाहते हैं, डी टी टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है? ये dt और dq क्या है? स्मॉल राइज इन टेम्परेचर और उसके कारण से कितना हीट या फिर ये कह रहा है कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। तो dq से अगर आप हीट रिक्वायर्ड करेंगे तो टेम्परेचर है ना dt से राइज होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं, है ना? यानी कि हीट कितना अमाउंट ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो जो गिवन है हम वहाँ से ये वैल्यू कर लेंगे, kT इक्वल टू dq बाय m dt, यानी कि kT m dt इक्वल टू dq, यानी कि आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? तो अगर टेम्परेचर आपका T1 से T2 है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी Q1 से Q2, ठीक है? अब फर्दर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएँगे K और M, है ना? सब्सटेंस का मास और K जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या हुआ? KT इंटीग्रेशन तब कहाँ से कहाँ हुआ? T1 से T2 तक और ये T dt इक्वल टू Q1 से लेकर के Q2 तक। यानी कि ओके, यहाँ पे मास को आपको बाहर निकालना है। मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर T अ, ओके, वेरिएबल है यहाँ पे। तो Km T स्क्वायर बाय 2 T1 से T2 इक्वल टू Q2 माइनस 1, ठीक है? यहाँ पे टेम्परेचर T1 कितना हो जाएगा? तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हैं सेल्सियस स्केल में है, उसको हमें केल्विन स्केल में लाना है। तो 273 प्लस माइनस ऑफ 73 केल्विन में ये हो जाएगा और T2 कितना हो जाएगा? ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 प्लस 27 केल्विन, यानी कि इसका वैल्यू हो गया आपका 200 केल्विन और इसका वैल्यू हो गया 300 केल्विन, ठीक है? अब बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा है, कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हमें दे रखा है मास कितना है 1 केजी, m इक्वल टू 1 केजी दे रखा है। अब हम सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, हम पाएँगे k इंटू 1
टी स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक? 200 से लेकर के 300 तक, ये कितना के बराबर? डेल क्यू के बराबर और डेल क्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? एन के कितना हीट ज़रूरी है, कितना रिक्वायर्ड हीट ज़रूरी है हमें, तो डेल क्यू हीट ठीक है। अब देखिए यहाँ से के बाई 2 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसमें पुट कीजिए, ये टी2 स्क्वायर है ना? टी2 स्क्वायर तो 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इक्वल टू कितना के बराबर? एन के बराबर। यानी कि के और के आपका कट गया। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आप पाएँगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सोल्व कर लीजिए तो 1/2 इंटू 500 इंटू 100 इक्वल टू एन यानी कि एन का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 25 तो इस तरह से आप देखिए कि कितना आसान से हम है ना इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप मैकेनिक्स से है ना रोटेशनल से और जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रोटेशनल से लोग ऐसे भी काफ़ी डरते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे तो क्लू मिल जाएगा कि करना क्या है। कह रहा है कि अ डिस्क ऑफ मास m कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। यू नो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना? इसके चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, ठीक है? वर्टिकल एक्सिस और ये दूसरा डिस्क है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। A battery operated motor of negligible mass is fixed to the to this disk at a point on its circumference ठीक है circumference पे कह रहा है कि एक मोटर लगा हुआ है और उसका मास क्या है नेग्लिजिबल है ठीक बात है another disk of the same mass capital M and radius r by 2 is fixed to the motor's fin shaft ठीक है you know initially both the disc are rest है ना इनिशियली ये रेस्ट में है और अब क्या कहा जा रहा है कि द मोटर इज स्विच ऑन सो दैट द स्मॉलर डिस्क रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा द मोटर इज स्विच ऑन so that the smaller disk rotates at a uniform angular speed omega ठीक है if the angular speed at which the larger disk rotates is omega by n then value of n is what okay ये कह रहा है कि ये जो डिस्क है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और उसी मोमेंट पे अगर आप देखेंगे, अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो या फिर अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, पहला कैपिटल एम और कैपिटल आर वाला, है ना? तो ये उसके अपोज़िट में रोटेट करेगा, ठीक है? ये ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, इस तरह से रोटेट करेगा, एक-दूसरे के अपोज़िट। तो अगर हम देखें, ये जो डिस्क है अगर इसका हम एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो आप पाएँगे कि एक सर्कल पे ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ये r/2 रेडियस का डिस्क है, कुछ देर के लिए मान लीजिए और ये बड़ा डिस्क है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है? ये इस तरह से रोटेट कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझिए ऐसे और ये उसी मोमेंट पे अपोज़िट, है ना? रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज़ रोटेट कर रहा है, ऐसे समझें कि क्लॉकवाइज़ रोटेट कर रहा है, तो ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट कर रहा है और उसी मोमेंट पे इस डिस्क का एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी है, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो वहाँ पे आप पाएँगे कि उसका एक एंगुलर अ, यू नो अ, मोमेंटम होगा। साथ ही साथ अगर कोई डिस्क जिसका मास m है और एक्सिस अगर यहाँ से गुज़र रहा है, तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का ध्यान रखते हुए इसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा। इस डिस्क को मान लीजिए डिस्क 2 कह लीजिए और यहाँ जो डिस्क है उसको डिस्क 1 कह लीजिए, ठीक है? अ, चलिए इसका जो एंगुलर स्पीड है ना? वो ओमेगा 1 है और इसका जो है ओमेगा 2 है। कुछ देर के लिए ऐसा मान लेते हैं और यहाँ पे ये रेडियस कैपिटल आर है और ये जो डिस्क है इसका रेडियस r/2 दे रखा है। लेकिन मास दोनों का सेम है। इसका भी मास है, इसका भी मास। तब हो क्या रहा है कि आप शुरू में अगर देखेंगे जब ये डिस्क ऑन मतलब मोटर ऑन किए थे, उस समय पे उस समय ऑन होने से पहले ये रेस्ट में था और मोटर ऑन करने के बाद ये एंगुलर यू नो अ, स्पीड को गेन कर लिया, ठीक है? यहाँ पे एक कांसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमें लगाना चाहिए क्योंकि अ, आप देखेंगे कि ये जो मोटर है ना, वो इसी दोनों डिस्क के सिस्टम का हिस्सा है। मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स आप नहीं लगा रहे हैं, कोई इंटरनल फ़ोर्स लग रहा है। इस कारण से क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कंज़र्व रहेगा, ठीक है? तो मतलब मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होना चाहिए। यानी कि रोटेट करने से पहले और रोटेट करने के बाद एंगुलर मोमेंटम यू नो अ, इक्वल होना चाहिए। आप देखेंगे एंगुलर मोमेंटम बिफोर 0 था, बट एंगुलर मोमेंटम अब यहाँ पे देखेंगे, तो इस सिस्टम का क्या-क्या क्या क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 साथ ही साथ ये जो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी ये गेन कर रहा है, उसके कारण से भी एमवीआर यहाँ पे आर का जगह कौन ले लेगा? कैपिटल आर, ठीक है? लेकिन अगर दोनों का नेचर देखेंगे, ओमेगा, है ना? अगर आप देखें, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज़ है, r/2 रेडियस का जो डिस्क है, वो एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो r रेडियस का डिस्क क्लॉकवाइज़ जा रहा है। इसका मतलब है कि एक अगर एंटी क्लॉकवाइज़ है, अगर मान लीजिए कि अब एंटी क्लॉकवाइज़, तो इसमें अंगूठा बाहर की तरफ और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा और ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ओके? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे अगर देखें, तो ये क्या हो जाएगा I1 ओमेगा 1, I1 इस अगर आप सेंटर से एक्सिस गुजार रहे हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ यू नो एम आर स्क्वायर, लेकिन आर का वैल्यू कितना है? r/2 और ओमेगा 1 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में ओमेगा यू नो माइनस I2, तो उस डिस्क का भी कितना हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है डिस्क का और यहाँ पे माइनस मास कितना है? कैपिटल एम है, ठीक है? चलिए यहाँ पे हम कैपिटल एम ले लेते हैं। कैपिटल एम ही का वैल्यू कहाँ से डिसाइड होगा? तो ये जो डिस्क जो आपका है ना? रोटेट हो रहा है, इसके ओमेगा से हम क्या करेंगे? इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी लाएँगे का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये कितना हो जाएगा? v इक्वल टू कितना हम ले लेंगे? v इक्वल टू हम जानते हैं r ओमेगा 2 यहाँ पे होने वाला है। यानी कि r ओमेगा बाई n, है ना? ओमेगा 2 का वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा बाई n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा बाई n एंड ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा। तो हम उसी का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई n इंटू r और हाँ, इसके साथ क्या आएगा? r एक टर्म, तो क्या हो गया ये? 0, यानी कि 0 इक्वल टू हाफ कैपिटल M आर स्क्वायर बाय 4 ओमेगा माइनस हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है? ये तो आई का वैल्यू ओमेगा 2 का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा ओमेगा बाई एन,
ओमेगा बाय एन माइनस एम ओमेगा बाय एन आर स्क्वायर, ठीक है? हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? ओके, ठीक है? थोड़ा-सा और एक बार लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 2 into 4 8 1/8 नो इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आप देखेंगे यहाँ ये टर्म और एम आर स्क्वायर ओमेगा ये टर्म है ना सिमिलर है। तो हम यहाँ से 1/2 इंटू एन है ना और दोनों में कॉमन है ना एम आर ओमेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई एन एम आर ये कॉमन है ये और ये हिस्सा कॉमन है। कॉमन ले लेते हैं, बाहर माइनस ले लेते हैं, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई एन इंटू 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव है तो इसको इधर ले आइए। एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई एन इंटू 3/2 इक्वल टू कितना हो गया? 1/8 एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? एम आर ओमेगा सॉरी एम आर स्क्वायर ओमेगा ये दोनों कट गया, तो बचा कितना? इनको ओके 4 यानी कि n इक्वल टू n का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देखें, तो काफ़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, कैलकुलेशन के समय आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में आप किसी तरह का मिस्टेक करेंगे तो फिर क्वेश्चन अ, आंसर पाना थोड़ा-सा मुश्किल चलिए, ठीक है, थैंक यू।